हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जुड़ी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जुड़ी का एग्जाम 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 23 फरवरी। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक पूरे पेपर का हल देखेंगे, 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट इन 60 क्वेश्चन में से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है वो केवल एक ही घंटे का होता है, यानी केवल 60 मिनट का होता है। इन्हीं 60 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। 80 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 160 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सवाल किस लेवल के पूछे जाते होंगे, क्योंकि एक ही घंटे में आप सभी को पूरे 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन रीजनिंग रहेंगे और 20 क्वेश्चन मैथ रहेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन याद रखिएगा जीके भी रहेगा और 20 क्वेश्चन हिंदी। तो सवालों का लेवल किस तरह से पूछा जाता होगा, तभी आप देखते हैं कि जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आता है तो उसमें सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। और हाल में 2025 का फाइनल रूप से पूरी तरीके से रिजल्ट आ चुका है, तो आपने स्कोर जरूर चेक किया होगा। सभी स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ लेते हैं काफ़ी आसान तरीके से, तो वो लगभग 150 प्लस स्कोर कर ले जाते हैं। तो आज के इस क्लास में जिस लेवल के सवाल एसएससी जीडी के पेपर में पूछे थे, उसी लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग 20 क्वेश्चन जीके के देखेंगे। तो आप ट्राई करिएगा कि 20 क्वेश्चन में से कम 14 से 15 सवाल आप सभी का सही हो। उसके बाद हिंदी में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आप ट्राई करिए कि जो रीजनिंग और मैथ होंगे, कम से कम आप सभी का 13 से 14 सवाल सही हो रीजनिंग और मैथ में मिलाकर। ओके, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, तो उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 23 फरवरी का आज का ये पहला मॉडल पेपर आप सभी के बीच होने वाला है। तो साथियों, लास्ट में आप लोग अपना हर एक सब्जेक्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर है आज के सेशन से। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 25 में है, पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था भारत की जनसंख्या का घनत्व 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अशोक के शिलालेख की कुल संख्या कितनी है? अशोक के शिलालेख की कुल संख्या कितनी है? टोटल 33 शिलालेख हैं अशोक के। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो साथियों, उझावर थिरुनल ये किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। तीरंदाजी में एक तीर से भीतरी स्वर्ण वलय को लगने पर सबसे अधिक अंक कितना होता है? बताइए, तीरंदाजी में एक तीर से भीतरी स्वर्ण वलय को लगने पर सबसे अधिक अंक कितना होता है? तो सबसे अधिक 10 अंक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई रोलिंग योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो साथियों, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई रोलिंग योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बताएंगे आप सभी। आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों विधान बना सकते हैं? बताइए, भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों विधान बना सकते हैं?
बताइए ये किस में है? तो ये समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया था? बताइए सुभाष चंद्र बोस जी ने किस देश में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था? तो ये सिंगापुर में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो साथियों 1966 और 1969 के बीच में योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता था इसका प्राथमिक कारण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया? बताइए भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। किसी विशेष नदी या झील में मिलने वाली भूमि के क्षेत्र को किस शब्द से वर्णित किया जाता है? तो साथियों किसी विशेष नदी या झील में मिलने वाली भूमि के क्षेत्र को किस शब्द से वर्णित किया जाता है? तो वाटर शेड शब्द से वर्णित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और ये अपनी क्लास पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन गैप नहीं होगी भाई। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछेंगे, सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न पत्र को हम लोग डेली सॉल्व करते चलेंगे। तो इसलिए भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? तो 86वां संशोधन के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था? तो साथियों ये 2025 में सवाल पूछा था। बताइए आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था, यानी जो सबसे अधिक विकेट लेता है। ऑरेंज कैप तो जो सबसे अधिक रन बनाता है ना, लेकिन पर्पल कैप की बात करें तो जो 2023 में आईपीएल में सबसे अधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था? तो मोहम्मद शमी ने लिया था। तो इसके लिए इन्हें पर्पल कैप का अवार्ड मिला था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सरहुल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल राज्य में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछाते हैं। 2-4 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन भाई सवाल तो यही रहता है। लेकिन जो हम जीके, हिंदी, मैथ इसके बाद रीजनिंग, जो हिंदी क्वेश्चन को डिस्कस करके सेम टू सेम ऐसे ही आपके पेपर में सॉल्व पूछेंगे। तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को भी अच्छी तरीके से परखिएगा, ठीक है। देखिए पोरीफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी मौजूद सबसे पुराना मेटाजोआ समूह है? पोरीफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी मौजूद सबसे पुराना मेटाजोआ समूह है? तो वो कौन सा है? तो स्पंज है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। उच्च विकास स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अधिक योगदान देता है? बताइए उच्च विकास स्तर पर कौन सा क्षेत्र जीडीपी में अधिक योगदान देता है? बताएंगे आप सभी। तो सेवा क्षेत्र अधिक देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। पंडित ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस कथक घराने से संबंधित थे? बताइए पंडित ईश्वरी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? ये तो ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था? तो साथियों किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था? तो 1933 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो अब साथी देखिए 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आपके पहले जीके जीएस में 20 क्वेश्चन में से क्या 14-15 क्वेश्चन सही हुआ, बताएंगे। तो अब इसके बाद आप 20 क्वेश्चन हिंदी में से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अभ्यागत का पर्याय क्या है, यानी अभ्यागत का पर्यायवाची किसका है, ये बताइए। जो अभ्यागत है ये किसका पर्यायवाची है, पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, तो अतिथि का पर्यायवाची होता है अभ्यागत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है, बताइए। इन विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। जैसे गौड़ का मुख्य, ये ठीक है भाई। खरीद का विलोम क्या होता है, खरीद का विलोम होता है बेचना, क्या होता है भाई, बेचना होता है। बिक्री का क्या होता है भाई, जैसे आगत का क्या होता है, आगत का पहले दिया है, खरीद का बेचना होता है, आगत का क्या होता है, अनागत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही सही नहीं है भाई। खरीद का बिक्री ठीक है, गरल का सुधा बिल्कुल ठीक है। तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, नंदिनी को बहुत पसंद है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए विदेशज शब्द क्या होगा। नंदिनी को बहुत पसंद है, तो आप सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति करना, वो भी विदेशज शब्द का। तो उनमें से कौन सा विदेशज शब्द है भाई, किशमिश एक विदेशज शब्द है, तो नंदिनी को किशमिश बहुत पसंद है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अच्छा लिखने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अच्छा लिखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, सुलेखक बोलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, असमान टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा, बताइए। आसमान टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा, यानी अत्यधिक संकट आना भाई। आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक संकट आना। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है, रेखांकित तो शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी सत्य का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। सत्य का क्या होता है विलोम शब्द, मिथ्या होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा, ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, मेरे में दर्द हो रहा था, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। भाई कर्ण का तद्भव क्या होता है, कान होता है, यानी मेरे, इसमें क्या फील होगा, मेरे कर्ण में दर्द हो रहा था भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तत्सम शब्द है भाई, याद रखिए कर्ण, कर्ण का तद्भव क्या होता है, कान होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो मेरे कर्ण में दर्द हो रहा था, आप सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, जो कि तत्सम शब्द द्वारा। तो सी आपका कर्ण बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान, बताइए। प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, पूरा तत्व बोलेंगे भाई, क्या हो जाएगा, पूरा तत्व। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29, इस बार व्यापार में मुनाफा हुआ है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी मुनाफा का विलोम शब्द क्या होगा, मुनाफा, तो इसका उल्टा क्या होगा, घाटा हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करिए जो बीत गया हो। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करिए जो बीत गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं भाई। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करना है 23 फरवरी के लिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। साथ साथ पढ़ाई किए हुए, तो इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, जो साथ साथ पढ़ाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी हमारा सहपाठी हो गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भेड़ चाल होना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा, बताइए। भेड़ चाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा, यानी बिना विचार के अनुगामी होना भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और रेखांकित शब्द का पर्यायवाची अर्थ लिखे। पिताजी इस बात से बेखबर थे कि उनका कोई पीछा करता है। यानी आप सभी को बेखबर का पर्यायवाची शब्द बताना है। बेखबर क्या हो जाएगा? गाफिल हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर आप सभी को करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई नोटिफिकेशन को आप ऑन करिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द युग में से करें। जीवन में हमेशा लगा ही रहता है। आप सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति करना, वो भी सार्थक शब्द से। जीवन में हमेशा क्या लग रहा था भाई? मेला नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं, अनाप शनाप नहीं, क्या लगता? राग विराम लगा ही रहता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। जो किए जाने योग्य हो उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए जाने योग्य हो उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो भाई करड़िए बोलेंगे। जो किए जाने योग्य हो उसके लिए करड़िए बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है? तो साथियों, किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है बताइए? तो चांदी का भाई स्त्रीलिंग में होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। वरदान शब्द का विलोम क्या होगा? वरदान शब्द का विलोम क्या होता है? अभिशाप होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। तो दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी पढ़ने की किताबें निकालें। यानी सभी विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी केवल विद्यार्थी होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? सभी केवल विद्यार्थी होना चाहिए। केवल विद्यार्थी होना चाहिए, विद्यार्थियों नहीं होना चाहिए। यानी आपका पहला ही लाइन क्या है भाई? त्रुटि है, अशुद्ध है। सभी केवल विद्यार्थी अपनी अपनी पढ़ने की किताबें निकालें। यानी कौन सा गलत होगा भाई? डी ऑप्शन होगा। सभी विद्यार्थियों नहीं होगा, केवल सभी विद्यार्थी होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही डबी बढ़ गई। भाई रात होते ही भीड़ बढ़ गई कि डबी बढ़ गई? देखिए डाब भीड़, यानी बी ऑप्शन। रात होते ही भीड़ क्या हो गई भाई? बढ़ गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ ऐसे सवाल आपको एसएससी जीडी के पेपर मिलेंगे, कुछ आप बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़कर उसका राइट आंसर दे सकते हैं। आपको आए या न आए, लेकिन बस सेंटेंस को यदि ध्यान से पढ़ लिया ना तो आपका आंसर निकल आएगा। एक से दोबारा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने आप उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है। अब नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? अनश्वर होता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये भी 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से हिंदी में कितना स्कोर रहा? सभी बताएंगे, बताइए। लगभग आप सभी का 16-17 क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग में तो आप आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं भाई एसएससी जीडी के पेपर में, क्योंकि बहुत आसान सवाल आते हैं। ओके देखिए, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में आप सभी को प्लस और भाग की जगह बदलना है। यानी जहां पे प्लस होगा वहां पे भाग रखना पड़ेगा, जहां पे भाग होगा वहां पे प्लस, उसका जहां पे माइनस होगा वहां पे गुणा, जहां गुणा होगा वहां पे माइनस रखना है। तो पहले हम इस समीकरण को बना लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए 18 भाग है तो भाग को प्लस बदलना है, तो भाग की जगह हम प्लस रख देते हैं। 15 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को किस में बदलना है? भाग में, तो प्लस की जगह हम भाग रख देंगे, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा को तो माइनस बदलना है, -3 हो जाएगा। माइनस है तो गुणा हो जाएगा। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें बॉडमस स्कीम लगा देंगे। 18 प्लस 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार में, माइनस 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो 12 आएगा भाई। फिर देखिए 18 3 21, 21 में से 12 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस सवाल का 9 बिल्कुल आंसर आ रहे हैं भाई। क्लियर? चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए PQRS TU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। भाई एक आपका वृत्ताकार ऐसे मेज है, इसका केंद्र बीच में है। इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 2 4 2 6 7। 7 व्यक्ति को हमें बैठाना है। 1 2 3 4 5 6
7। इसी 7 पंक्ति में ये 7 व्यक्ति को बैठाना, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। P जो है वो R के ठीक दाएं और Q के ठीक बाएं बैठा है। P जो है वो R के ठीक दाएं बैठा है। P जो है वो R के ठीक दाएं बैठा है और Q के ठीक बाएं बैठा है। तो भाई हम क्या करते हैं कि R के ठीक पहले P को बैठा लेते हैं, R के ठीक पहले P को बैठा लेते हैं, यानी R के ठीक दाएं P बैठा, यानी P यहाँ हो जाएगा भाई। R के ठीक राइट साइड में P और Q के ठीक बाएं, यानी Q यहाँ हो जाएगा भाई। ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा लाइन पढ़िए। यश जो है ना वो U के ठीक दाएं है और T के ठीक बाएं है। इस बार यश जो है ना वो U के ठीक दाएं बैठा है और T के ठीक बाएं बैठा है। इस बार हमें यानी U के ठीक दाएं यश है। तो दोस्त मेरे हम ऐसा काम करते हैं कि U को यहाँ बैठा लेते हैं भाई। U के जस्ट ठीक राइट साइड में यश को बैठा लेते हैं और T के ठीक बाएं, यानी T यहाँ हो जाएगा भाई। T के बाएं में यश हो गया और U के ठीक दाएं साइड में यश हो गया। ये भी लाइन पूरा हो गया। अब बच रहा एक पंक्ति, इसमें कौन नहीं बैठा है? भी नहीं बैठा है, तो भी को यहाँ बैठा लीजिए। सवाल पूरा हो गया। सवाल देखिए क्या पूछा है, और एक लाइन और बोला है। T जो है ना वो R के ठीक बाएं बैठा है। देखिए R के ठीक बाएं T बैठा है। यहाँ पे देखिए R यहाँ बैठा है, T यहाँ बैठा है, यानी R के जस्ट लेफ्ट में T ही तो बैठा है। R के जस्ट लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में T बैठा है। ये भी पूरा हो गया। सवाल क्या पूछा? Q और U का निकटतम पड़ोसी कौन है? Q और U का निकटतम पड़ोसी, Q यहाँ है, U यहाँ है, तो इसका निकटतम पड़ोसी भी है। चेक करिए भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप सभी को सवाल को सॉल्व करना है भाई। ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। डेली क्लास में आप सभी क्वेश्चन को आप देखा कीजिए, आपका बहुत आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन तैयार होने वाला है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को। इस सवाल को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से JGKH का संबंध LIMJ से संबंधित है, उसी प्रकार VSWT XUYV से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए WTXU जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? JGKH, इसका रिलेशन LIMJ से है। तो सबसे पहले हमारे अक्षर का कोड करेंगे। J10 L12, G7 I9, K11 M13, H8 J10। 10 से 12 प्लस 2 इसमें हुआ, 7 से 9 प्लस 2 इसमें हुआ, 11 से 13 प्लस 2 इसमें, 8 से 10 प्लस 2 इसमें। यानी इसमें हर एक अक्षर का कोड करके केवल प्लस 2 किया है। यह आप सभी को मालूम हो चुका होगा। इसमें हर एक अक्षर का कोड करके इसमें पैटर्न प्लस 2 को फॉलो किया है। अब हम इसको नहीं चेक करेंगे भाई। यदि आपका मन है तो VSWT का रिलेशन आप बना सकते हैं XUYV का। यदि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तभी तो भाई हमें 1 घंटे में पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम को कहाँ मैनेज करेंगे? इन्हीं सवालों में मैनेज करेंगे। तो हमने पहला चेक किया तो हमें मालूम हो गया कि इसमें पैटर्न प्लस 2 लगा है। जो हमसे पूछा तुरंत इसमें प्लस 2 का पैटर्न अप्लाई करेंगे। W2XU, तो सभी में प्लस 2 करना है। अब बढ़ा दी, जैसे W होता 23, T होता 20, X होता 24, U होता 21। 23 2 25, 25 पे कौन अच्छा रहता है? Y आता है। 20 2 22, 22 पे कौन अच्छा रहता है? V आता है। 24 2 26, 26 पे Z आता है। 21 2 23, 23 पे W आता है। देखिए YVZW, 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 यानी बी ऑप्शन 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें पैटर्न प्लस 2 का लगा था। आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। एक विशेष कूट भाषा में रेस्ट को 3149 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सीट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और सीट के रूप में भाई तो नंबर कोड ही नहीं किया भाई। इसमें तो आर का कोड पूछा था, यानी दोस्त मेरे आर का कोड पूछा था, यानी हमारा नंबर इसी में होता भाई 3149 में। 3149 में कोई आंसर होता, लेकिन सीट के रूप में तो कोई कूटबद्ध ही नहीं किया है। ओके, कोई बात नहीं दोस्त मेरे, इस सवाल को हम अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी शुरुआत कर लेंगे इस क्वेश्चन से 44 से। लेकिन बहुत आसान सवाल है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस क्लास में ऐड हो। ओके, चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, समझाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 7 व्यक्ति हैं GH IJ KL और M, एक पंक्ति में उत्तर की दिशा के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, जैसे 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा के पंक्ति में बैठे हैं। तो दोस्त मेरे जैसे एक पंक्ति है, पहले दिशा आप जानिए।
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपके 4 दिशा होते हैं। सभी व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख यानी उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यदि हम आप सभी से पूछ लें कि एक पंक्ति है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे पंक्ति दिया गया है, इसमें 7 लोग को बैठाना हमें, 1 2 3 4 5 6 7। हम आपसे कहे कि आप ए हैं और आपका राइट साइड किधर होगा, तो आप कह देंगे सर हमारा राइट साइड इधर होगा यानी हमारा दायां साइड इधर होगा। और हम आप सभी से पूछे कि आपका बाएं साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे इधर होगा यानी इधर हमारा लेफ्ट हैंड होगा भाई। तो बस इसी तरह जो जो लाइन बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें इस 7 पंक्ति में व्यक्तियों को बैठाना है, सभी अक्षर को बैठाना है। देखिए यच और जी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, यच और जी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए 7 लोग को तो हमें बैठाना है। यदि हम यच को यहाँ बैठा लेते हैं, जी को यहाँ बैठा लेते हैं, तभी तो भाई इनके बीच 5 व्यक्ति बैठेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यच और जी के बीच में 5 व्यक्ति बैठ गए सवाल के अकॉर्डिंग जो पहला लाइन बोला है। ये लाइन पूरा हो गया। अब दूसरा का लाइन पढ़िए, यल जो है ना वो जी के ठीक बाएं बैठता है। जी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, जी के ठीक बाएं साइड में यल बैठा है यानी यल यहाँ बैठ जाएगा भाई, यानी जी के बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में यल बैठ जाएगा। ये भी लाइन पूरा हो गया। फिर देखिए यल और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यल ऑलरेडी यहाँ बैठा है और यल और आई के बीच एक व्यक्ति यानी आई को यहाँ बैठा देंगे हम, तभी तो आई और यल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ जाएंगे। ये भी लाइन पूरा हो गया। जे जो है वो के बाएं किसी स्थान पर है, जे जो है वो के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन यम के दाएं किसी स्थान में बैठता है। यानी भाई यम के दाएं हमें के बाएं, सवाल देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। जे जो है ना वो के बाएं किसी स्थान पर है, लेकिन यम के दाएं किसी स्थान में बैठता है ना दोस्त मेरे, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। यम के दाएं पे तो हमें जे को बैठाना पड़ेगा, लेकिन के बाएं किसी स्थान में बैठाना होगा हमें। यानी दोस्त मेरे के बाएं, यदि के हम यहां बैठा देते हैं, इसके बाएं साइड में जे को यहां बैठा दे तो ठीक है। उसके बाद सवाल बोला लेकिन यम के दाएं होना चाहिए, तो यम को हम हटा देंगे भाई। यम का राइट साइड इधर ही होगा ना जे, तो इसके राइट साइड में जे बैठ गया भाई, तो सवाल पूरा हो गया। अब देखिए सवाल क्या बोला कि जे के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। जे के बाईं ओर तो 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई, जे के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एक यम बैठा और एक यच बैठा है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। क्लियर। जे के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर। यदि जे के राइट साइड यानी दाएं साइड पूछता तो 4 व्यक्ति, एक आई है, एक के है, एक यल है, एक जी है, 4। लेकिन जे के बाईं ओर तो एक यम बैठा है, एक यच बैठा है, 2 ही व्यक्ति बैठे हैं भाई। सवाल पूरा हुआ, सभी को समझ में आया। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। यदि शब्द मॉड्यूल्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी जो ये मॉड्यूल्स लिखा है MODULES, तो इन्हीं मॉड्यूल्स के अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, जैसे कि ABCDEFGH। लेकिन हमें ये मॉड्यूल के इन्हीं 6-7 अक्षरों का इस्तेमाल करके, तो सबसे पहले छोटा से कौन है, D है, इससे बड़ा कौन है, E है, उसके बाद कौन सा है, यल है, यम है, ओ है, यस यू है। कितने अक्षरों का स्थिति अनचेंज हुआ है, यम से डी बदल गया, ओ से ई बदल गया, डी से एल बदल गया, यू से एम बदल गया, एल से ओ बदल गया, ई से एस बदल गया, यस यू बदल गया भाई, सब बदल गया, नहीं शून्य हो जाएगा। कोई भी अक्षर अपने सेम पोजीशन पे नहीं है, सब बदल गए भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस सवाल का। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यह फॉर्मूला होता है एलसीएम 154, एचसीएफ 7, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या पूछ दिया है। तो यहां से हम लोग दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 154 गुणे 7 बटे में 77 कर देंगे, भाग कर देंगे भाई। 7 एकम 7, 7 का भाग 77 में देंगे तो 11 77 होता है। 11 का भाग 154 में देंगे तो 11 में 11, 11 44 यानी 14 आएगा आंसर। यानी दूसरी संख्या कितना होगा, 14 होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपया है।
यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो लाभ का क्रय मूल्य यानी लाभ का मूल्य रुपीज में कितना होगा? तो दोस्त मेरे यदि हम 315 का 20% निकाले तो हमारा आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 छक 30, 5 छक 30, 1 5 यानी 63 रुपये होगा। यानी लाभ का मूल्य कितना होगा? 63 रुपया होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप फॉर्मूला से भी निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कास्ट प्राइस, इतना निकालेंगे बटे में 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई आपका? 315 रुपये, यहाँ से 315 रुपया है, मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस आपका 20 है बटे में 100, इतना करेंगे तब आपका 63 रुपये आएगा। डायरेक्ट भाई 315 का 20% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लाभ का मूल्य आ जाएगा 63 रुपया। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। 2025 के हर शिफ्ट में ये सॉल्व पूछा था, पूरे 42 शिफ्ट में ये 42 क्वेश्चन आए थे। यदि x का 2% 240 है तो x का मान कितना होगा? x का मतलब गुणा 2% यानी 2/100 हम कर सकते हैं, बराबर 240। तो यहां सॉल्व करिए, 2 1 कम 2, 2 का भाग 240 में यानी 120। 120 x का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? 100 गुणे 120 कितना होगा? 12 कम 12 यानी टोटल 12,000 आ जाएगा भाई। तो x का मान कितना होगा? 12,000। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सॉल्व को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। अनुपातों 2:3, 5:7, 3:4, 5:9 की तुलना कीजिए, कौन सा सबसे छोटा है? 2:3 यानी 2/3, इसको भाग करा देते हैं। 3 छक्का 18 यानी 0.3 छक्का 18 0.6 आएगा। उसके बाद 5/7 दूसरे का ये कितना आएगा भाई? 0.749 यानी 0.7 आएगा। फिर 3/4 है, तीसरे का अनुपात देखिए कितना आएगा? 0.7, ये भी आएगा भाई, क्योंकि 30 हो जाएगा, 0 का पॉइंट देंगे 30, 4 7 28 होगा भाई, यानी 4 से 28 0.75 आएगा इसका पूरा। फिर ये 5/9 है, इसको भाग कराइए, 0.9 25 45 यानी 5, यही देखे होगा। 5/9 सबसे छोटा अनुपात है भाई, 5/9 यानी 5:9। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल है भाई ये भी। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं। अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 51 को। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बताइए। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद रहा है, यदि उसे 30% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा भाई? बताइए। सेलिंग प्राइस कैसे? फॉर्मूला आपको मालूम होगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कास्ट प्राइस इंटू फॉर्मूला 1 प्लस प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100, इतना निकाल लीजिए। तो पहले तो भाई हम इतना निकाल लेते हैं, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपन 100 इतना निकाल लेते हैं। इतना निकालिए कितना आएगा? जैसे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 30 है बटे में 100, इसको हम निकालेंगे कितना आएगा? 31/100। इसको हम छोटा करेंगे कितना आएगा भाई? 31 नहीं, ऐसे नहीं भाई, ध्यान रखिएगा। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस ये 1 अलग है और ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला ना अलग है भाई, ध्यान रखिएगा। यानी पहले हम लोग 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100 को निकाल लेते हैं, उसके बाद कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपन में 100 निकाल लेते हैं। 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 30 है बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा? 0.3, यानी 1 प्लस 0.3 कितना होगा? 1.3 हो जाएगा। तो अब देखिए 1.3 हमारा कितना आ गया भाई? ये केवल 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100 आया है 1.3। तो अब यहां से हम लोग यदि सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस इंटू 1.3 मल्टीप्लाई करते हो आंसर आ जाएगा। कास्ट प्राइस कितना भाई? 500 रुपया है, 1.3 का मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए कितना आएगा? 13 × 5 = 65, 00 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हटा दीजिए, यानी 650 आंसर आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। या तो आप पूरे फॉर्मूला पर रख लीजिए या तो ऐसे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कास्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपन में 100। कास्ट प्राइस की जगह 500 रखिए, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस और
प्रॉफिट परसेंटेज 30 है, बटे में 100। पहले आप भाई इसको सॉल्व करेंगे, 100 का भाग 30 में कराएंगे 0.3, 0.3 को 1 में जोड़ेंगे तो 1.3, 1.3 का मल्टीप्लाई 500 में करें में कितना आएगा, टोटल 6500 आएगा, लेकिन पॉइंट 1 पॉइंट है तो एक जीरो हट जाएगा, तो 650 आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे सॉल्व को आप सॉल्व करेंगे। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, मूल्यांकन करिए। ये सॉल्व आपके पेपर में आया हुआ है भाई। देखिए 16 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार में माइनस 2 गुणे 4 8। देखिए 16 4 20, 20 में से 8 को कम कर देंगे तो 12, 12 आंसर आएगा, सीधा सीधा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 को। एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी होगी? पहले तो हमें भाई इन सभी को जोड़ना पड़ेगा ना, 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22, उसके बाद 7 का भाग करना पड़ेगा भाई। सॉल्व करिए, कितना आएगा? इसको जोड़ने में कितना आएगा? देखिए 2 8 10, 10 6 14, 14 9 23, 23 1 24, 24 5 29, 29 6 35, 35 का 5 हाथ से लगा 3, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 3 17, कैरी हमारा 3 बजा था, 14 3 17 यानी 175 बटे 7 कितना आएगा? 7 दूना 14, 17 में से 14 3 35 यानी 7 5 35 यानी 25 आएगा भाई। तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। औसत ऐसे निकालते आप लोग? किसी प्रकार का डाउट इस सॉल्व को सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं भाई, 25 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए भाई इस सॉल्व को आप सॉल्व करिए। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। जब साथियों आपके पेपर में कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है तो आप सभी को पहले कथन का डायग्राम बना लेना है। जैसे देखिए कथन को हम पढ़ते हैं एक एक लाइन का डायग्राम बनाएंगे। सभी दराज रैक हैं, यानी जो सभी दराज हैं, दराज को हम डी से लिख रहे हैं, सभी दराज क्या है भाई? रैक हैं। आर से हम रैक को बना रहे हैं। ठीक, ये पहला कथन कंप्लीट हो चुका डायग्राम के अकॉर्डिंग। दूसरा का देखिए, कुछ रैक कैबिनेट है, यानी कुछ ये जो रैक है ना वो क्या है भाई? कैबिनेट है। कैबिनेट को हम क्या लिख रहे हैं? के से लिख रहे हैं, कैबिनेट को के से लिख रहे हैं। सभी कैबिनेट सेल्फ हैं, यानी जो सभी कैबिनेट है ये जो सभी कैबिनेट क्या है भाई? सेल्फ हैं, तो सेल्फ को यस से लिख रहे हैं। ये हमारा कथन बन गया। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ लीजिए। क्या पहला जो निष्कर्ष दिया है, क्या सभी सेल्फ रैक है? क्या ये सभी सेल्फ रैक है? नहीं, कुछ रैक है भाई, यानी कुछ रैक है। यानी पहला तो ये हमारा निष्कर्ष कथन का अनुसरण नहीं कर रहा भाई, अनुसरण नहीं कर रहा, यानी पहला जो निष्कर्ष वो सही नहीं है भाई कथन के अकॉर्डिंग। देखिए क्या बोला है? सभी सेल्फ क्या रैक है? क्या ये सभी सेल्फ क्या रैक है? नहीं, कुछ है भाई, कुछ सेल्फ रैक है, पूरा नहीं है। दूसरा का पढ़िए निष्कर्ष, क्या कुछ सेल्फ दराज है? क्या कुछ सेल्फ दराज है? दराज ये देखिए बीच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी दूसरा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी इसमें तो न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण कर रहा है, यानी पहला ही सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग। क्लियर? अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 11 14 24 41 65 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। 11 14 24 41 65 भाई नंबरों की श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ऐड क्या होगा? 11 14 प्लस 3, 14 24 प्लस 10, 24 41, तो इसमें प्लस 17 किया है, 41 से 65 प्लस 24 किया है। अब फिर देखिए जो 3 10 17 24 है, इसमें कितने का गैपिंग हो रहा है? 3 से 10 प्लस 7, 10 से 17 प्लस 7, 17 से 24 प्लस 7, यानी भाई इस 24 में हम प्लस 7 करके जोड़ेंगे, 24 में 7 जोड़ देंगे 31, 31 में 65 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 96 आएगा, यानी 96 आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब साथियों लॉजिक ना समझ में आए तो पूरा जब तक करते जाइए, ऐसे करते तब तक आपको मालूम हो जाएगा। देखिए जैसे 3 10 17 24 ये कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा था, तो हमने फिर से 3 10 17 24 का लॉजिक चेक किया, तो इसमें प्लस 7 हो रहा था, तो 24 में हम 7 को जोड़ेंगे 31, 31 को ही जोड़ेंगे हम लोग 65 में, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? DMW, GPZ, JSC, MBF।
क्या आएगा? दोस्त मेरे हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पेपर में अक्षरों का श्रृंखला है तो आप सभी को केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकालना है। जैसे डी का रिलेशन जी से, जी का रिलेशन जे से, जे का रिलेशन यम से, आपका पूरी तरीके से सवाल हल हो जाएगा। क्यों हल हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन यम से शुरुआत किया है, दूसरा का ऑप्शन पी से शुरुआत किया है, तीसरा का क्यू से शुरुआत किया, चौथा एन से शुरुआत किया। यदि हम केवल पहले ही अक्षर का कोड निकाले तो हमें मालूम हो जाएगा कि नहीं? बताइए। देखिए, डी, जी, जे, एम, डी 4, जी 7, जे 10, एम 13, 4 से 7 प्लस 3, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, तो इसमें प्लस 3 का पैटर्न है। 13 हम 3 जोड़ देंगे 16, 16 पे कौन आता है? पी आता है। देखिए कौन सा है? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, पी वाई आई हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। आपका मान है तो एम का रिलेशन पी से बना लीजिए, पी का रिलेशन यस से बना लीजिए, यस भी से, इसमें प्लस 3 का कोड आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से 3 एक किसी न किसी पैटर्न पे समान होंगे लेकिन एक अलग हुआ, तो उसी अलग को बताना है। चलिए, तो इस तरह के सवाल को हम इन्हीं ऑप्शन में कोड करेंगे। GID के हर एक अक्षर का कोड करिए। G7, I9, D4, ये होता है ना। देखिए 7 से 9, इसमें प्लस 2, 9 से 4 यानी -5 हुआ है। ऑप्शन बी कोड करिए, D4, G7, इसमें देखिए प्लस 3 हो गया भाई। बी होता है 2 यानी इसमें -5 हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, H होता है 8, जे होता है 10, ई होता है 5, 8 से 10 -2, 10 से 5 -5। देखिए पहला ऑप्शन और ऑप्शन तीसरा एक पैटर्न पे है, एक पैटर्न पे है, एक पैटर्न +2 हुआ है, 8 से 10 +2, फिर इसको देखिए E5, इसमें -5। पहला ऑप्शन और ऑप्शन सी एक पैटर्न पे भाई, क्योंकि +2 -5 है। लेकिन जो ऑप्शन बी है देखिए, ये +3 -5 कर दिया, तो इसी तरह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन मिल गया तो ये कंफर्म हो गया ना कि 2 एक तरह है, तो जो एक अलग मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। जब आप ऑप्शन डी का कोड करेंगे तो आपको देखिए सेम पैटर्न मिलेगा। जैसे P16 और 18, 16 18 कैसे जाएंगे? +2 करेंगे तभी ना। M 13 होता है, 28 13 यानी 18 में से -5 कर दिया। देखिए ये +2 -5 हुआ है, उसके बाद HJE भी तो हुआ है भाई +2 -5 से, और PRM भी +2 -5 है, लेकिन जो DGB है ये +3 -5 कर गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, इन भिन्न से अलग हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 को। देखिए भाई, ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला आपके लिए। एक विशेष कूट भाषा में TZKI को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, QBYA को 34 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में FWNP के लिए कूट क्या होगा? बताएंगे आप सभी। TZKI इसका कोड 55 किया है, T20 Z26 K11 I9, तो इसको हम पहले जोड़ लेंगे। 20 26 46, 46 11 47 9 56, 20 26 46 46 11 57, 57 9 66 होता है मेरे दोस्त, यानी इनका योग करने पर 66 है, लेकिन हमें तो 55 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 66 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 55 आ जाएगा। यानी सभी अक्षर का कोड टोटल उसमें से -11। दूसरे का भी चेक करेंगे इस बार भाई, दूसरे का भी हम चेक करेंगे। इसको हमें दोनों को चेक करना ही आवश्यक है, नहीं तो गलत कर देगा भाई। Q17 B2 Y25 A1, चारों को जोड़िए, 17 2 19, 19 25 44 1 45, 45 से 34 बनाना है, तो भाई 45 से 34 बनाना है, तो 45 में से 11 को माइनस कर दीजिए, 34 बन जाएगा। यानी हर एक अक्षर का कोड उसका योग उसमें से -11 है। पूछा किसका है? FWNP का, FWNP का कोड पूछा है ना भाई। F6 W23 N14 P16, जोड़िए, 14 16 30, 30 23 53 6 59, इनका योग 59, 59 में से -11 कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 48 आएगा। 48 पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है भाई। एक सवाल हमसे छूट रहा है भाई, लेकिन हो सकता है कि अगला 2 साल हो सकता है कि उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाए। देखिए ये सवाल आ गया ना भाई, जो हमारा सवाल छूटा था भाई, क्वेश्चन शायद 47, उसको आप सॉल्व करके बताइएगा जरा, थोड़ा सा दिमाग लगा, कोई अपने से नंबर रख के सॉल्व करेगा। जैसे ये सवाल देखिए, एक विशेष कूट भाषा में फाइल को 63 12 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ये जो फाइल लिखा है FILE,
इसका कोड क्या, 4 अक्षर है, इसके लिए 4 अलग कोड क्या है, 6312 के रूप में। लाइव है, LIV, लाइव में 4 अक्षर है, तो इसके लिए भी अलग कोड क्या है, 3241। 3241 पूछा इसका भी का। तो दोस्त मेरे देखिए भी का कोड पूछा, पहले हम कॉमन चेक करेंगे। फाइल में तो भी है नहीं, केवल लाइव में भी है। इसका मतलब कि हमारा जो कोड मिलेगा इसी 3241 में कोई ना कोई नंबर मिलेगा, यानी हमारा आंसर 6312 में नहीं होगा। तो हम 3 को काट देंगे भाई, 6 को काट देंगे और 1 को काट देंगे, तो बचा कौन, 4। तो 59 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई जब सिंगल पूछता है तो पहले हम कॉमन चेक करते हैं, सभी कॉमन चेक करते हैं ना, आप लोग भी कॉमन चेक करते होंगे। जब कॉमन मिल जाता है तो इनके कोड में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर आता है जो कि कॉमन मिल जाता है। जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट वाला मेथड सीख लीजिए। जैसे ये तो देखिए 1 सेकंड वाला सवाल है जो आपको आना चाहिए भाई। जैसे देखिए भी जो हमसे पूछा था, भी तो फाइल में है नहीं, तो हमारा आंसर इसमें होना नहीं चाहिए 6312 में। देखिए न तो 6 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, क्योंकि फाइल में भी नहीं है भाई। जिसमें भी पूछे रहेगा उसी में आंसर मिलेगा, यानी हमारा आंसर इसी में रहता है 3241 में। देखिए 32 जैसे 3 इसमें भी 3 इसमें, तो आप इसको एलिमिनेट करिए ना, एलिमिनेट भी करके आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 इसमें, 1 इसमें, बच रहा है कौन, लाइव में। देखिए भी के सामने 4 बच रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करिए। एक विशेष कोड भाषा में हियर आई कम को IS RC TP के रूप में कोडबद्ध किया गया है। आई एम गोइंग को RC AS BO के रूप में कोडबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में आई को कैसे कोडबद्ध किया गया है। इस बार देखिए आई पूछा है सिंगल, कॉमन चेक करेंगे तुरंत, क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। हियर आई लिखा है, आई एम गोइंग, दोनों में आई कॉमन है। अब देखिए आई कॉमन मिला तो इनके कोड में कोई ना कोई आपको कॉमन मिलेगा। देखिए पहले वाले में RC है तो दूसरे के वाले में भी RC है। जिस प्रकार आई कॉमन था तो उसी प्रकार RC भी कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा RC, जो कि पहला ऑप्शन। सिंपल सवाल, ठीक है भाई। एक सवाल छूटा, उसको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, लेकिन सॉरी भाई कोई बात नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने सवाल को करा दिया। तो साथ ही पूरे 60 सवाल कंप्लीट हो चुका। कुछ मुझसे भी मिस्टेक हुई, लेकिन भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए उन्हीं सवालों को हमें तैयार करना अच्छी तरीके से। हमारे पास मुश्किल से आज आपका 30 तारीख हो गया, कल के बाद से फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। मान के चलिए 20 से 21 दिन बाकी है, 2-3 दिन तो इधर उधर निकल जाएगा हमारा। तो आपको डेली क्वेश्चन करना है, अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। तो साथियों यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लगातार क्लास आएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ओके। तो बताइए आप सभी का हर चारों सब्जेक्ट में लगभग कितना स्कोर रहा, हर एक सेक्शन से कितना स्कोर रहा आप सभी का। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, डेली क्लास को करिए अच्छे से, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस भी करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।